तो ठीक इसी प्रकार से एमपीपीएससी मेंस के लिए जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया गया है। अब यूट्यूब पर एक क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उसके लिए पहले सिलेबस को समझना जरूरी है। ऊपर ऊपर से सिलेबस को पहले पढ़ के बता दूंगा, फिर जब मैं यूनिट शुरू करूंगा, जैसे ये यूनिट शुरू होगी आपकी, तो इसके सिलेबस को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और एक एक पॉइंट के नोट्स बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे विशेषताएं लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, परंपरागत विशेषता, समकालिक विशेषता और नवीन विशेषता जो अमृत काल में चल रही है। ठीक इसी प्रकार से हर एक शब्द को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है विकसित भारत 2047, तो इसके कई सारे डायमेंशन होंगे कि विकसित भारत क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को पाने की बाधाएं क्या हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस प्रकार के 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स, 10 मार्कर्स कंप्लीट करेंगे। शब्दों का बड़ा चयन करना है। यहाँ पे लिखा है सरकारी पहल। सरकारी पहल को बोलते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव और योजना में अंतर होता है। मनरेगा एक योजना है, जबकि किसान कॉल सेंटर एक इनिशिएटिव है। तो वो हमसे कह रहा है सरकार के इनिशिएटिव पढ़ के आओ, योजना नहीं। इस प्रकार से सावधानी बरतते हुए हम इस पूरे सिलेबस को डिकोड करेंगे। पर उससे पहले ओवरऑल आज की क्लास में हम इस सिलेबस का एक परिचय समझ लेते हैं। समझाएंगे कुछ नहीं, अंडरलाइन करके केवल सिलेबस के बारे में बता दूंगा। अगली क्लास में इस यूनिट से क्लास शुरू होगी और इसके पूरे सिलेबस को पहले अच्छे से डिकोड करेंगे, फिर क्लास पढ़ाना शुरू करेंगे। क्लियर है? चलो, कई लोगों को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस बदल दिया है। उन लोगों को लग रहा है कि वो लोग सपना देख रहे हैं और जैसे वो सपने से जागेंगे, उनसे आकर कोई कहेगा कि बेटा घबरा नहीं, ये सपना था, सिलेबस वही है पुराना वाला। अरे कुंभकर्णों, जाग जाओ, ये हकीकत है। एमपीपीएससी अपना सिलेबस बदल चुकी है, इस चीज को स्वीकार करो, इस गम से बाहर आ जाओ। अब नए साल में नया सिलेबस होगा, पुराना सिलेबस पुराने साल में छोड़ दो। मैं तो कहता हूं पुराने साल की सभी चीजें पुराने साल में छोड़ दो, नए साल में नई चीज पकड़ो और आगे बढ़ो। अब एमपीपीएससी जिस स्पीड से काम कर रही है, अगर वो इसी स्पीड की निरंतरता को बनाए रखती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जिस साल प्री का एग्जाम लेगी वो उसी साल आपको ज्वाइनिंग भी दे देगी। यानी 28 अप्रैल 2024 को प्री होने वाला है। मेरा विश्वास है कि 2024 दिसंबर तक वो आपको ज्वाइनिंग भी पकड़ा देगी। और अगर एमपीपीएससी इस तत्परता और निरंतरता से कार्य करेगी तो बच्चों का विश्वास बढ़ेगा एमपीपीएससी के प्रति। तो जो अर्थव्यवस्था का चक्र है वो भी नहीं टूटेगा, जो बच्चों की उम्मीदें हैं वो भी नहीं टूटेगी, और सामंजस्य है वो भी बना रहेगा, विश्वास भी बना रहेगा संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। और हम जैसे जो लोग हैं जो निरंतर एमपीपीएससी या लोक सेवा आयोग की आलोचना करते रहते हैं, चूंकि वो आलोचना के लायक थे, अब मैं ये नहीं बोलूंगा आलोचना के लायक हैं, चूंकि वो आलोचना के लायक थे इसलिए मैंने आलोचना की। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं एमपीपीएससी की तारीफ भी करूंगा। तो फिर मैं खुल के बोलूंगा कि अब हमारा एमपीपीएससी वो एमपीपीएससी नहीं रहा जो लिविड लिविड करता था। अब भाई डॉन बन के वापस आया है और ऐसे हैंड टू हैंड तत्काल 9 तारीख पे तारीख फैसला ऑन द स्पॉट कर रही है। मजा आ जाएगा अगर इस प्रकार से एमपीपीएससी ने काम किया तो। फिलहाल जो परिवर्तन हुआ है सिलेबस में, मैं तो उससे बहुत संतुष्ट हूं और सहमत भी हूं और सराहना भी कर रहा हूं। सराहना इस दृष्टि से कर रहा हूं कि जब मैं पिछले सिलेबस से इस सिलेबस की तुलना करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि जो वर्तमान का नया सिलेबस है यह पिछले सिलेबस की अपेक्षा ज्यादा तार्किक और प्रशासक की दृष्टि से ज्यादा प्रासंगिक है। यानी कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है अब वो कुछ चीजें ऐसी सीख कर जाएगा जो उसे ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी, तो वो पहले से ही मानसिक रूप से इन सिलेबस को पढ़कर तैयार होकर जाएगा। साथ ही साथ ग्राउंड लेवल की हकीकत उसको अब एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट होगी। कुल मिला के रट्टू तोता वाले काम थोड़ा सा कम हुआ है, समझदारी वाला काम थोड़ा बढ़ा है। अब जो बच्चे रटने वाले हैं, जो टीचर रट्टा तोता वाले पढ़ाते हैं, उनको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसका समाधान भी करना पड़ेगा। क्योंकि टॉपिक जो दिख रहे हैं अगर वैसा ही परोस दोगे तो पहला एग्जाम तो सबको समझ में आता है कि जो पहला एग्जाम होता है सिलेबस बदलने के बाद वो जो लिखा है एज टू एज शब्द आ जाएंगे। यानी कि जिसका 2024 में जो 28 अप्रैल को प्री है, जो प्री होने वाला है 28 अप्रैल को, अगर आपका प्री हो गया, कैसे होगा? सिलेबस में जो जो शब्द लिखे हैं वही करके जाओ, खासकर जो नया टॉपिक जुड़े हैं वो। तो आपका मेंस तो यूं हो जाएगा, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन क्या बनेंगे, सिलेबस के जो पहले पहले शब्द लिखे ना उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आप हर संभव प्रयास करो, भले ही 60 पोस्ट हैं, बाद में बढ़ भी सकती हैं,
आप हर संभव प्रयास करो कि इसी प्री में आपका हो जाए। अगर आपने ये प्री निकाल ली तो ये मानो गोल्डन चांस है कि आपको एसडीएम पद मिल जाएगा। अगर थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, थोड़े से तार्किक हो, नोट्स बना सकते हो, चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बनाकर चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, तो एसडीएम हो आप। क्योंकि पहला पेपर उतना टफ आएगा ही नहीं, सिलेबस के बाद हमेशा से नियम रहा है पीएससी का, और पीएससी यार डेप्थ में पूछती भी नहीं है। अच्छा, दूसरा पहलू यह है कि जो बदलाव किया उसमें उन्होंने भूगोल को हटा दिया है। ना तो प्री में विश्व भूगोल है, ना ही मेंस में विश्व भूगोल है, लेकिन भारत और मध्य प्रदेश का भूगोल है प्री और मेंस दोनों में। इससे मैं थोड़ा सा असंतुष्ट हूं। असंतुष्ट इसलिए हूं क्योंकि विश्व भूगोल पढ़े बिना मध्य प्रदेश और भारत के भूगोल की समझ उतनी अच्छी नहीं हो सकती। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन में भी विश्व भूगोल के कुछ कॉन्सेप्ट का बड़ा योगदान होता है। अब कुछ इसमें ऐसे बोलेंगे, इसमें कुछ होंगे चिलगोजे कि सर वैसे भी इतने टॉपिक जोड़ दिए गए हैं, काहे के लिए विश्व भूगोल जुड़वाना चाह रहे हो। अरे गधानु, सिलेबस को ध्यान से देखो, उसमें लिखा है अल नीनो और ला नीनो। तो अल नीनो ला नीनो क्या भारत के भूगोल में पढ़ोगे कि मध्य प्रदेश के भूगोल में पढ़ोगे? पढ़ तो तुम विश्व भूगोल ही रहे हो, बस उसमें लिखा नहीं है। तो तुम्हारा कितना नुकसान है कि सिलेबस में नहीं लिखा है फिर भी तुमको पढ़ाना पड़ेगा। तो जो टीचर है जब क्लास में जाएगा तो वो तो विश्व भूगोल की बात बोलेगा ना। मान लो कि मैं मानसून पढ़ा रहा हूं और मैं बोलूंगा कि जो मानसून का आगमन है या मानसून का विच्छेदन है वो डबल इक्वाटोरियल ट्रफ की वजह से विच्छेदित हो जाता है, और इसमें एक प्रमुख भूमिका रहती है फ्लिंडर जेट स्ट्रीम की। फेफड़े बाहर आ गए ना, फिर पूछोगे ना फ्लिंडर जेट स्ट्रीम क्या है, और अगर नहीं पूछोगे तो मूर्ख हो फिर तुम। एलनीनो लालिनो पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा केल्विन करंट, मैं बोलूंगा हेडली सेल, मैं बोलूंगा मोडो की। अब बताओ क्या है मोडो की? तो तुम्हारे प्रश्न आएगा ना मोडो की है तो ये विश्व भूगोल का ही हिस्सा। नवीन वलित पर्वत बनेगा तो बलन, बलन क्या होता है बताओ? नहीं बताऊंगा, विश्व भूगोल में है, नहीं है विश्व भूगोल सिलेबस में। तो मूर्खों वाली बात हो जाएगी ना ये। टॉपिक कम कर दो भारत और मध्य प्रदेश के भूगोल से, विश्व भूगोल के कुछ हिस्से डाल देते। खैर नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने वाला फिर एडजस्ट करेगा। पढ़ाने के लिए मैं भी कोशिश करूंगा। अब चूंकि मैं तो विश्व भूगोल पढ़ा ही रहा था यूट्यूब पर, और आज 20 जनवरी को कोर्स भी लॉन्च करना था एप्लीकेशन पर, और 80% रिकॉर्ड भी हो गया था, लगभग 27 लेक्चर रिकॉर्ड हो गए हैं। पर उनका अब क्या करूं, अब वो कोई महत्व के तो रहे नहीं। तो सर अब यूट्यूब पर आप क्या पढ़ाने वाले हो? कुल मिला के मेरी बकवास हो गई है खत्म। अब यूट्यूब पर आप क्या पढ़ाने वाले हो? देखो ध्यान से, यूट्यूब में क्या है मेरे पास पढ़ाने के लिए। एक तो भूगोल वाला पार्ट है अपने पास, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, मैं भूगोल पढ़ा लेता हूं थोड़ा बहुत। और एक अर्थव्यवस्था है, तो पहले हमारी जो क्लास होगी वो अर्थव्यवस्था से संबंधित होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था, पेपर 3 और पार्ट 1। पूरा 150 नंबर का अर्थव्यवस्था है, जिसमें यूनिट 5 में प्रायिकता और सांख्य की गणना इत्यादि करना सीखेंगे। उसके लिए मैथ की टीचर की जरूरत पड़ेगी। मेरे से जितना बनेगा, जो जो मेरे हिस्से के टॉपिक मैं करा दूंगा, बाकी प्रायिकता वगैरह वगैरह टीचर के द्वारा करवाई जाएंगी। तो कुल मिला के 1 2 3 4 यूनिट तो मैं ही पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स की। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स की, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में। बता दूं, भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे प्रश्न पत्र में जो पार्ट ए है उसमें लिखा है अर्थशास्त्र, वहां पर जाना है। 150 नंबर का ये पेपर होगा, यानी यूनिट है। तो कुल मिला के 300 नंबर पेपर 3 की मार्किंग है, जिसमें से 150 नंबर मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक्चुअली इसके अंदर और थोड़ा सा जब जाते हैं 3rd पेपर में तो एनवायरनमेंट भी इसमें दिखता है लास्ट में, वो हम बात करेंगे। फिलहाल मेरा पूरा फोकस किस पे रहेगा? इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में 5 यूनिट हैं। शुरू की 4 यूनिट पूरी तरह से मैं पढ़ाऊंगा, 5वीं यूनिट में हल्का सा एक मैथ का टीचर आपको पढ़ाने आएंगे, शायद हो सकता है दीपेन सर क्लास लें। अब देखो, जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं 150 नंबर की, इसमें सर कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे 150 नंबर के लिए? मैं आपको बताऊं इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं बताऊं आपको, 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो 2 नंबर के होंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 7 नंबर के होंगे,
और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 नंबर के होंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 30। अब ये देखो कितने नंबर का हो गया, 15 दूनी 30, 70 और ये 50। तो इस हिसाब से यार 150 नंबर का पेपर होगा। तो 150 नंबर के लिए टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, पेपर में आएंगे 30 क्वेश्चन और नंबर मिलेंगे 150। 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन 2 मार्कर्स होंगे, पहले 3 मार्कर्स हुआ करते थे। 10 क्वेश्चन 7 मार्कर्स होंगे, पहले 5 मार्कर्स हुआ करते थे। 5 क्वेश्चन 10 मार्कर्स होंगे, पहले 11 मार्कर्स हुआ करते थे। तो ये हमें इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसी हिसाब से हमें सिलेबस को आगे ले जाना पड़ेगा। आइए अब सिलेबस देख लेते हैं एक बार। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले यूनिट 1 और उसमें क्या लिखा है उसको समझने का प्रयास करें। यह हेडिंग लिखी हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू। अगर सिलेबस में वो और कुछ नहीं लिखता, केवल मौलिक पहलू लिखकर ही छोड़ दे, तो भी मैं मानूंगा कि यह बहुत बड़ा सिलेबस है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये छोड़ दिया जाए, केवल यही लिखा जाए, तो समझ जाना कि ये मौलिक पहलू की बात कर रहा है। अब मौलिक पहलू यानी आयाम अगर हम इकोनॉमिक्स के खोलें तो एक एक आयाम पर पीएचडी हो सकती है। पर एग्जामिनर ने हमारे लिए एक आसानी कर दी है, वो कहता है कि मौलिक पहलू में आपको क्या पढ़ के आना है। वो उसने लिस्ट दी है कि आप इन डायमेंशन को खोलना, जिसमें पहला डायमेंशन है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अब जब ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, तो इसके 2 डायमेंशन में खींचूंगा। एक तो सीधा प्रश्न दिख रहा है 7 नंबर में और 10 नंबर में, क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो अगर मैं इसको प्रश्न की दृष्टि से देखूंगा तो मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं होती हैं, एक होता है परंपरागत और एक होती हैं समकालिक विशेषताएं। तो इसको इस प्रकार से तोड़ के मैं पढ़ा दूंगा जो कि एग्जाम में सीधा आएगा। पर अगर इसको सब्जेक्ट की तरह देखूं विशेषताओं को, तो फिर इसमें बहुत आयाम खुलेंगे, बहुत डायमेंशन खुलेंगे, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है मौलिक पहलू पढ़कर आओ। लेकिन सिलेबस ब्रॉड है, मैं फालतू की बातों के फालतू के डायमेंशन को नहीं खोलूंगा। मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो शब्द लिखे हुए हैं पहले मैं उन पर काम कर लूं। फिर दूसरा टॉपिक है विकसित भारत। अब सर विकसित भारत 2047 में कैसे समझाओगे आप इसको? देखिए, उसने ये टॉपिक जोड़ा है, इसका इंटेंशन क्लियर है कि वो भारत के विकास और उपलब्धियों के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो मैं इसको ऐसे बताऊंगा, सबसे पहले तो ये बताने का प्रयास करूंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर यह क्यों लाया गया, इसका कुछ उद्देश्य होगा, इस उद्देश्य को पाने के लिए कुछ ना कुछ लक्ष्य होंगे, अगर लक्ष्य हैं तो कुछ ना कुछ बाधाएं होंगी, बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ घटक होंगे, घटकों के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाई गई होंगी। तो अब हो सकता है कि इससे संबंधित कुछ योजनाएं हमसे 2 नंबर में पूछ दे, हो सकता है कोई 3 घटक पूछ दे, कोई 3 बाधाएं या सीमाएं पूछ दे, कोई 3 लक्ष्य पूछ दे, कोई 3 उद्देश्य पूछ दे, कोई 3 या कोई इसकी परिभाषा पूछ दे या मतलब पूछ दे कि क्या है, कब शुरू हुआ, परिचय कुल मिला के। तो कोशिश ये रहेगी कि टू द पॉइंट पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट दिला दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं उसको चीजें समझाऊंगा। तो अगर आप बहुत जल्दबाजी में है, पुराने स्टूडेंट हैं, आपको कंटेंट से मतलब है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास। फिर अगला इसमें है कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान। अब तुमको क्षेत्रीय योगदान से संबंधित बात करना है। वो योगदान की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है क्षेत्रीय योगदान की। अब अगर हम यहां पर पढ़ने से चूक जाते हैं क्षेत्रीय शब्द, तो फिर हम गलत डायमेंशन में चले जाएंगे। क्या होगा क्षेत्रीय योगदान, वो तो क्लास में समझ में आएगा, पर डायरेक्टली सेवा, उद्योग, कृषि के योगदान और क्षेत्रीय योगदान दोनों में बहुत फर्क है। तो हमें क्षेत्रीय योगदान पर फोकस करना है और टू द पॉइंट उसी के नोट्स बनाएंगे, 2 पन्ने में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। फिर आगे आते हैं राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। अब देखिए, उसने कहा है राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को लिखिए। हमें पूरी राष्ट्रीय आय नहीं कंप्लीट करनी है, हमें पूरी गाथा नहीं कंप्लीट करनी है, हमें तो बस उसकी अवधारणाओं की बात करनी है। लेकिन जब हम अवधारणाओं पे जाते हैं, जीडीपी, जीएनपी पे, तो फिर उसके डायमेंशन खुलना शुरू हो जाएंगे, उसकी कमियां, वो उसकी विशेषता, उसको क्यों मापा जाता है, इस प्रकार के फालतू प्रश्न हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे।
याद रखना कि पहला काम हमारा ये है कि जो सिलेबस में शब्द लिखा है एज टू एज पहले मैं वो नोट्स कंप्लीट कर लूं। यहां पे सिलेबस में बताओ क्या लिखा है, यहां सिलेबस में क्या लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो यहां पे मैं ऐसे पढ़ाऊंगा सीधे विशेषताएं, और मैं लिखूंगा यहां टॉपिक नंबर 1, और मैं इन विशेषताओं को ऐसे कैटेगराइज करूंगा। पहले परंपरागत विशेषता, ठीक है, दूसरी समकालिक विशेषता, तीसरी नवीन विशेषताएं, अमृतकाल वाली विशेषताएं। अब मैं परंपरागत विशेषता में क्या लिखूंगा, कृषि प्रधान देश, ये हमारी परंपरागत विशेषता के अंतर्गत आ जाता है। ये क्या है भैया, एक कृषि प्रधान देश है। आई बात समझ में। अच्छा समकालिक मुझे बताओ क्या है, तो आप बोलेंगे इंफ्रा में मजबूती, तकनीक क्या है, डिजिटल पेमेंट, ये विशेषताओं में आ जाएगी। अब ये तो क्लास में डिस्कस करूंगा, मैं बता रहा हूं कि मैं टू द पॉइंट कैसे पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है, चलो। फिर इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बाद प्रमुख फसलें, बस यहां पे रुक जाओ। सर प्रमुख फसलों का क्या मतलब है, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। अब उसने सिर्फ कहा है प्रमुख फसलें, और वो कह रहा है फसल के पैटर्न। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली बुआई के बारे में बात कर रहा है, या फिर वो तुमसे कहना चाह रहा है कि जो फसल क्षेत्र है उसके बारे में बताइए। कितनी शांत बात छुपी हुई है। तो प्रमुख फसलों में तो सर क्या गन्ना, गन्ने की पूरी विशेषताएं ऐसे कंप्लीट करके जानी है, बिल्कुल शब्द है प्रमुख फसल। अगर आगे ये शब्द नहीं होता फसल पैटर्न तो हम ज्यादा नहीं कोशिश करते। तो हमें जो इसमें 3 मार्कर्स निकलेंगे वो जोत क्षेत्र से लेकर निकलेंगे, शस्य गहनता पूछेगा, हमसे रकबा पूछेगा, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। और कहां से कंप्लीट होगा ये मैं बता दूं आपको, ये कंप्लीट होगा इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में जो कृषि वाला क्षेत्र है उसमें जो फसलें दी गई हों वो खासकर वो फसलें जो एमएसपी में शामिल हों, और वो भी एमएसपी में शुरू की 5 फसलें हैं, बस उनके बारे में हमको कंप्लीट करना है कि किसका उत्पादन कितना हुआ है। पैटर्न का मतलब यही होगा कि किस फसल का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, कौन सी फसल की बुआई ज्यादा हुई है, किसकी सिंचाई ज्यादा हुई है। इस प्रकार के जो 2-2 नंबर के हमें 3 मार्कर्स मुझसे निकल रहा है, 2-2 नंबर के जो 2 मार्कर्स हैं वो कंप्लीट करने होंगे। अगर मैं कहीं 3 मार्कर्स बोल जाऊं, 5 मार्कर्स बोल जाऊं, एडजस्ट कर लेना कि मास्टर साहब अभी रमा नहीं हुए। रमा का मतलब अभी घिसे नहीं है। अब इधर आ जाओ, यहां पे लिखा हुआ चुनौतियां। अब वो तुमसे क्या कहना चाह रहा है कि तुम चुनौतियां पढ़कर आइए। अब चुनौतियां सर किसकी, पेमेंट की चुनौतियां पढ़नी है कि बेरोजगारी की चुनौतियां कि गरीबी की चुनौतियां। तो वो क्या पॉइंट खोल रहा है, देखिए वो कहता है घटती उत्पादकता, किसान संकट, मौसम पर निर्भरता। इसके आगे ईटीसी नहीं लगा। तो चुनौतियों में जो हमें डायमेंशन खोलना है वो केवल यही खोलना है कि घटती उत्पादकता, यानी ध्यान से देखोगे तो ये मृदा यानी कि भौतिक भूगोल को परिलक्षित कर रही है। किसान संकट ये आर्थिक को परिलक्षित कर रही है और सामाजिक को परिलक्षित कर रही है। और ये जो दिख रहा है मौसमी की निर्भरता, ये जलवायु को परिलक्षित कर रही है। अब जिस टीचर के अंदर या जिस स्टूडेंट के अंदर ये काबिलियत है ये तीनों को इंटरलिंक करके एक मोनो डायमेंशन खोल सकता है, वो इसमें सही से 5-7 मार्क्स का या 10 मार्क्स का अच्छा उत्तर लिखवा पाएगा। अब तुम सतह पर कुछ भी लिखते रहो बात अलग है, सतह पर कुछ भी लिखते रहो। अब उत्पादकता में डायमेंशन खुलेंगे, क्या खुलेंगे वो तो हम क्लास हमारी शुरू होगी। अच्छा यूट्यूब पर मिलेगा पूरा आपको, जैसे विश्व भूगोल मिल रहा था उसी प्रकार से। क्लियर है। अच्छा अगला क्या है इसमें, सरकारी पहल। और वो क्या कह रहा है, सरकारी पहल में तुम विशेष रूप से किस पर फोकस करके जाओ, पीएम किसान, एनएमएस, विभिन्न योजनाएं। आगे ईटीसी नहीं लगा, इसका मतलब इन 3 पर काम करना है, पर उसने लिख दिया है विभिन्न योजनाएं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह भी कृषि से संबंधित है, यह पोषण और कृषि संबंधित है,
तो ये समझ में आया कि जो विभिन्न अन्य योजनाएं कंप्लीट करनी है वो कृषि और पोषण और खाद्यान्न से संबंधित करनी है, फालतू की योजनाओं पे नहीं जाना है। जैसे प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, ये योजनाएं हैं, सरकारी पहल हैं, इनिशिएटिव्स हैं। याद रखना कि इनिशिएटिव करने हैं, स्कीम्स नहीं। सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं वो करके जाना है, ना कि स्कीम करना है। योजनाएं नहीं करनी है, पहलें करनी है। इनिशिएटिव जो सरकार ने लिए हैं, जैसे किसान कॉल सेंटर एक इनिशिएटिव है। आई बात समझ में? आगे है कृषि मूल्य नीति। आगे क्या है? कृषि मूल्य नीति, विपणन और वित्त। इसमें सर क्या करना है? इसमें CACP वाला पूरा कॉन्सेप्ट उठा के डालेंगे हम लोग, और इनाम मार्केटिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट उठा के डालेंगे, MSP FRP वाला कॉन्सेप्ट डालेंगे। तो इसमें हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। CACP पढ़ना है, MRP पढ़ना है, FRP पढ़ना है, इनाम वाला पढ़ना है, और जो मंडी संबंधित प्रावधान है वो पढ़ने हैं हमको। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। 1.5 या 2 पन्ने का नोट्स होगा इसमें बस। अगला है मूल्यवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण। कुल मिला के फूड प्रोसेसिंग और कृषि स्टार्टअप, इन दोनों को GVA से कोरिलेट करके बताना है। अब GVA क्या है? अगर GVA में सिग्मा लगा दूं तो GDP आ जाएगा। अब इसी GDP का एक अंग बताओ जिसमें फूड प्रोसेसिंग का क्या योगदान है और स्टार्टअप का क्या योगदान है। तो हमें इसमें डेटा उठा के रखने पड़ेंगे। डेटा कहाँ से मिलेंगे? ये स्टैटिक डिपार्टमेंट से जाके इसके डेटा मिलेंगे, स्टार्टअप इंडिया के और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। वो मेरा काम है आपको डेटा देना। फिर आते हैं भारत में औद्योगिक नीतियां और औद्योगिक विकास। अब देखिए, भारत में जो औद्योगिक नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, वो 1956 से लेकर 1991 तक, ये तो कंप्लीट कर लेना कि कौन सा लघु उद्योग के लिए थी, कौन सा बड़े उद्योगों के लिए थी, किस उद्योग में लाइसेंस की व्यवस्था थी। इस प्रकार की वो जो परंपरागत हम पढ़ते हुए आए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। औद्योगिक विकास का मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी बात करनी है। अब औद्योगिक विकास कैसे हुआ है ना, उसको एक बात ध्यान रखना, क्लस्टर के फॉर्म में लेकर चलना है थोड़ा सा हमको, और क्लस्टर के साथ साथ सब कैटेगराइज करना है सेक्टर में कि मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा है, कंस्ट्रक्शन में कौन सा है, इस प्रकार से रखना है ना। MSME का भी पार्ट इसमें शामिल करेंगे अगर औद्योगिक विकास की बात कर रहा है तो। फिर अलग से उसने कहा है विनिर्माण और अधोसंरचना। विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें मेक इन इंडिया पढ़ के जाना है और अधोसंरचना की परियोजनाएं पढ़ के जानी है। अब अधोसंरचना की जो भी परियोजना है, BOT इत्यादि, वो सब हमको कंप्लीट करके जानी है। इसमें लिखा है आतिथ्य और पर्यटन, विदेशी मुद्रा आय में योगदान। आधे पन्ने का या मुश्किल से 10 लाइन का, 10 लाइन ज्यादा बोल रहा हूँ, 50 लाइन का नोट्स होगा, कम बोल दिया 10 लाइन, 50 लाइन का नोट्स होगा। इसमें पूरा डेटा हमको डालना है। भारत में वस्तु व सेवा का मानकीकरण। अब इसमें हमें गुड्स के पहलू खोलने पड़ेंगे और सेवा के भी पहलू खोलने पड़ेंगे। तो ये प्रमुख समस्या रहेगी जो यूनिट 1 की है, और पहले हम यूनिट 1 ही शुरू करने वाले हैं। अब आते हैं यूनिट 2 पर, जिसमें कराधान और नीति प्रदर्शन। ये थोड़ा सा साइंटिफिक होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, क्योंकि इसमें टैक्सेशन से संबंधित चीजें करनी है। जैसे पहले करेंगे राजकोषीय नीति, टॉपिक का नाम है। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा हमको? लोक व्यय, जो हम पब्लिक पे खर्च करते हैं। आगम, जो हमारे पास पैसा आता है। कराधान, जो हम टैक्स लगा रहे हैं, या जो घाटा हो रहा है, कितना खर्च किया, कितना कमाया और कितना हमने कर्जा लिया। तो कुल मिला के राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक आय, द्वितीयक आय, पूंजीगत आय, राजस्व आय, इन सब पे बात करने वाले हैं। मौद्रिक नीति पहले भी थी, इस पर हमने डिटेल में चर्चा की थी। और भारत में वित्तीय समावेशन, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में वित्तीय समावेशन पर टिप्पणी करो, सीधे आएगा। या मौद्रिक नीति के कोई 3 लक्ष्य लिखिए, 3 उद्देश्य लिखिए, इस प्रकार के डायमेंशन खोलना सिखाऊंगा। मौद्रिक नीति का मतलब होता है RBI से रिलेटेड चीजें जो होती हैं, है ना। मौद्रिक नीति, इसमें प्रमुख रूप से हम क्या करते हैं, ब्याज नियंत्रण के काम करते हैं, जो हम सिखाएंगे आपको। ये बड़ा टॉपिक शानदार लगेगा मुझे। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, मैं इसको समानांतर अर्थव्यवस्था भी कह सकता हूँ, पैरेलल इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी से नगद लेन देन का क्या प्रभाव पड़ता है। और चूंकि ये क्वेश्चन एक जानबूझ के पूछा जा रहा है, हम डिजिटलाइजेशन हो चुके हैं। एक नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि आपके पास अगर फिजिकल पैसा हो और
पेटीएम में पैसा हो तो आप फिजिकल वाला पैसा खर्च नहीं करना चाहोगे, पेटीएम वाला खर्च करोगे, तो वो मानसिकता वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कुछ फैक्ट डालने पड़ेंगे। मैं समझाऊंगा, बहुत मजेदार टॉपिक है, आधे घंटे चलेगा बस ये। खाद्य सुरक्षा है ना, और लोक वितरण प्रणाली, ये क्या, वही परंपरागत टॉपिक है, इन पे भी अच्छे से बात करूंगा। गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, ये भी परंपरागत टॉपिक हैं, इन पे भी बात करूंगा। भारत का विदेशी व्यापार, खासकर मूल्य को लेकर, संरचना को लेकर और दिशा को लेकर। जब मैं दिशा वाली बात करूंगा तो पूरा जो मेरा क्लास होगा वो दिशा से संबंधित होगा भारत की विदेशी नीति के व्यापार में, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है ना। और इसमें फिर आएंगे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कि हम क्यों विदेशी व्यापार में हमारा डेफिसिट जा रहा है, कि क्रेडिट कम हो पा रहा है, किस सेक्टर में क्रेडिट कम हो रहा है, कहाँ पे बैलेंस शीट हमारी रेड हो रही है, कहाँ येलो हो रही है, कहाँ ग्रीन हो रही है। निर्यात से संबंधित हमें पूरी स्ट्रेटजी बतानी पड़ेगी कि हमने निर्यात के लिए क्या क्या बनाया। पहले निर्यात प्रोटेक्शन था, फिर अटेक्शन हो गया, इस प्रकार से निर्यात के बारे में बात करेंगे। आयात प्रतिस्थापन, ये 3 नंबर में एक बार पीएससी ने पूछा भी था, सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं। और विदेशी पूंजी में क्या क्या शामिल होगा, इसके रिजर्व में क्या क्या शामिल होगा, उस घटकों को हमें शामिल करना है। इसमें घटक पढ़ने पड़ेंगे, याद रखना है ना। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की भूमिका, जैसे आईएमएफ, विश्व बैंक, ये सब तो सीधे सीधे हैं, है ना, परंपरागत नोट्स के रूप में ही थे जो हमको मिल जाएंगे। अब है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। आप यकीन मानो, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये तुमको तब समझ में आएगा जब आपको पहला यूनिट बहुत अच्छे समझ में आ गया हो, क्योंकि पहला यूनिट का अधिकांश भाग ही इसमें रिफ्लेक्ट होगा, और इसमें केवल वो चीजें पढ़ के जानी जिसमें मध्य प्रदेश की गरिमा स्पष्ट दिख रही हो, मध्य प्रदेश का विकास स्पष्ट दिख रहा हो। जैसे मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अब समझना कि प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश का क्या है, उसकी वृद्धि कम हुई है, ज्यादा हुई है, दशक के हिसाब से वृद्धि बताना है, साल के हिसाब से वृद्धि बताना है। और घरेलू उत्पादन में सेक्टर वाइज उत्पादन की बात करनी है हमको। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कौन कौन सी योजना है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य और कितना हमने पा लिया, इस डायमेंशन में काम करना मजा ही आने वाला है। फिर यहाँ पर देखेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ANMP, और एक जिला एक उत्पाद, ये फैक्चुअल हो जाएगा मेरे हिसाब से, और इसके बारे में प्री में पढ़ा भी है हम लोगों ने। प्रमुख फसलें याद करो, मैंने कहा था ना मेंस में भी, इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं। और फसलों का पैटर्न एवं जोत, तो हम क्या करेंगे, हम जब आपको भारत का भूगोल पढ़ाएंगे उसमें पूरे भारत की जोत और पैटर्न समझाएंगे, मध्य प्रदेश को साथ में इंडिकेट करेंगे, तो ये टॉपिक अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। फैक्चुअल टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। खाद्य सुरक्षा, वितरण और भंडारण, भारत की अर्थव्यवस्था में भी है सेम टॉपिक, तो वहां पे पढ़ाऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा। उद्यानिकी, पशुधन, डेयरी और मत्स्य, यह परंपरागत टॉपिक है, फैक्ट रटने हैं हमको। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, अधोसंरचना का विकास, ये टॉपिक भी विश्व भूगोल बार बार निकल रहा है, विश्व भारत की अर्थव्यवस्था में कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश का डाटा रखना है बस हमको, कॉन्सेप्ट वही होगा। MSME, पारंपरिक उद्योगों का विकास और समर्थन। MSME में तो रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए हैं, रोजगार दिया है, तो MPPSC तो भड़का हुआ है, इससे प्रश्न तो बनेगा, तारीफ वाली बात है सरकार के लिए, तो सरकार पूछेगी इसमें। मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी विकास, जनजातीय अर्थव्यवस्था, कृषि पद्धति, प्रमुख पर्यटन, व्यापार और निवेश प्रोत्साहन। ये टॉपिक में जो सबसे अच्छा लगेगा वो है जनजातीय अर्थव्यवस्था, और प्री में यूनिट 10 भी जुड़ा गया है, तो वहां पे कुछ टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसी से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये तुम्हारा प्री में बहुत अच्छे से काम आएगा, याद रखना लास्ट वाला टॉपिक, ये पूरा का पूरा प्री के पर्पज से बहुत काम का है, इसीलिए लास्ट वाला टॉपिक हम बहुत अच्छे से करेंगे। फिर आते हैं चौथी यूनिट पर, मध्य प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक विकास। इसमें सामाजिक शब्द जुड़ा हुआ है, डायमेंशन 2 हो जाएंगे, पैसे के साथ साथ समाज को भी लेके चलेंगे हम लोग। पहला है स्वास्थ्य अधोसंरचना, शिक्षा और कौशल विकास। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या स्थिति है, हमें उस पर बात करेंगे। शिक्षा की क्या स्थिति है, कौशल के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, उस पर बात करेंगे। फिर है प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के लिए क्या नीतियां बनाई हैं, मतलब वन का प्रबंधन करने के लिए सरकार की नीतियां, जल प्रबंधन करने के लिए सरकार की नीति और योजना, जैसे हरगल योजना, खनिज से संबंधित जैसे कि पुखराज योजना खनिज से संबंधित है, ऐसे मध्य प्रदेश में हमें उदाहरण देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आएंगे जैसे वित्तीय, सामाजिक, समावेशन, कल्याणकारी योजनाएं। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकीय प्रभाव, ये बड़ा शानदार टॉपिक होने वाला है कि जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ेगा।
मानव संसाधन की उत्पादकता और रोजगार, ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, राज्य का राजस्व, व्यय, ऋण और राजकोषीय अनुशासन, ये आपको भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ाते समय ही समझा दूंगा, सिर्फ यहाँ पर फैक्ट अप्लाई करने होंगे। ये लास्ट टॉपिक है, इसमें क्या है, प्रायिकता है, विश्लेषण है, सांख्यिकी है और डेटा है। अब इसमें क्या है कि वो कह रहा है डेटा के जो कलेक्शन की विधियां हैं यानी समंकन है वो पढ़ के आना है, मैथ वाला टीचर पढ़ाएगा। माध्य का बहुलक मैथ वाला टीचर पढ़ाएगा। डेटा प्रशासन के प्रकार ये मैं क्लास लूंगा इसकी। प्रतिचयन की विधियां मैथ वाला टीचर पढ़ाएगा। डेटा प्रस्तुति की तकनीक ये भी मैथ वाला पढ़ाएगा। और प्रायिकता की बुनियाद ये मैथ वाला पढ़ाएगा। इसमें एक यूनिट मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सर शायद दीपेन सर की क्लास होगी, मैथ का टीचर जो भी होंगे वो पढ़ाएंगे आपको। तो ये हमारा सिलेबस मैंने बता दिया है। क्लास शुरू होगी अब हमारे पहले यूनिट से। और हमारी पहली यूनिट क्या है, जल्दी बोलो। ये रही हमारी पहली यूनिट, जिसमें हमारा टॉपिक शुरू होगा भारत की प्रमुख विशेषताएं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा मौलिक पहलू की। अब आपको मैंने सिलेबस अंडरलाइन करके बताया है, कम समय में आप भी समझ रहे होगे कि पहले अंडरलाइन करके सिलेबस सुन लो। मतलब तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा टॉपिक बाय टॉपिक तो खोल के रख दूंगा, सिलेबस काहे घबरा रहे हो।